हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इमेजिन करो कि आपका स्कूल या आपकी क्लास ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के अंदर डिवाइडेड है और ग्रुप ए के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, ग्रुप बी के अंदर 20 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अगर ग्रुप ए में 30 स्टूडेंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये लोग मेजॉरिटी में है, एंड ग्रुप बी में 20 है तो हम कह सकते हैं कि ये लोग माइनॉरिटी के अंदर है। एंड आप लाई करते हो ग्रुप बी के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बना दिया जाए कि सिर्फ मेजॉरिटी के लोगों की ही बातें सुनी जाएंगी, यही कोई भी डिसीजन लेना है स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, तो इन्हें ही प्रेफरेंस मिलेगी कि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो वो ग्रुप बी के लोगों के लिए पत्थर की लकीर है, इनको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। कोई भी इम्पोर्टेंस ही नहीं है यहाँ पर, सारी पावर किनके हाथ में है? ग्रुप ए के अंदर। क्यों? क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी के अंदर है और ये लोग माइनॉरिटी में है, तो इनको इनकी बात को पत्थर पे लकीर ही मानना पड़ेगा। तो आप क्योंकि ग्रुप बी में लाई करते हैं तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, ऑब्वियसली आपको इग्नोरेंस फील होगी। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमें देखने को मिलती है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो श्रीलंका के अंदर क्योंकि मेजॉरिटी को ही वो सारी इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो उस वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का क्या रीज़न था? यही रीज़न था कि उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया। अगर पावर को शेयर कर देते तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का कुछ रीज़न ही नहीं पैदा होता था। ऑन द अदर हैंड बेल्जियम एक कंट्री है, बेल्जियम के अंदर उन लोगों ने पावर को शेयर किया तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुए, पीसफुली, मतलब सारा कुछ सही बढ़िया ढंग से चल रहा था उनकी कंट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग की डेफिनेशन। पावर शेयरिंग बोलते किसे, आप लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर क्या लिखना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके रीज़न्स, क्यों हमें पावर शेयर करनी चाहिए। सेकंड, हम 2 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑफ बेल्जियम एंड सेकंड वन इज़ ऑफ श्रीलंका। And last but not the least, forms of power sharing. So छोटा सा चैप्टर है, so without wasting our time let's start the chapter. तो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स एंड ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गन्स पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना, उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। ये सारी चीज़ों के मतलब हम आगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि पावर को अलग अलग ऑर्गन्स, लेवल्स, ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते हैं पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से होता क्या है? प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो अलग अलग हमारी सोसाइटीज़ के अंदर सोशल ग्रुप बने होते हैं, अपर कास्ट होती है, लोअर कास्ट होती है, एंड अलग अलग रिलीजन होते हैं, तो इन सोशल ग्रुप के अंदर अगर पावर को शेयर किया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होंगे। अगर पावर को हम नहीं शेयर करें, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, माइनॉरिटी वालों को क्या लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, लोगों में गुस्सा आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिड्यूसेस चांसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये हम बेल्जियम और श्रीलंका के केस में देखेंगे कि कैसे अगर पावर को शेयर करते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है कंट्री के अंदर। गिव्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वॉइस। जो अलग अलग ग्रुप हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनको एक वॉइस मिलती है, आवाज़ मिलती है इसकी वजह से। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ हमें पता है कि अगर पावर शेयर नहीं हो रही है तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता है यहाँ पर। तो इस वजह से ये जो है डेमोक्रेसी को भी मजबूत करती है। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आपका क्वेश्चन आता है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो आपको ये 2 पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड सेकंड वन इज़ मोरल रीज़न। तो यहाँ पर प्रूडेंशियल का क्या मतलब होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है लॉजिकल। जो हम डिसीजन लॉजिकली सोच कर लेते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, उनको बोलते हैं प्रूडेंशियल। तो जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है, तो हम एक रीज़न तो हो जाता है कि हमें लॉजिकली अगर हम सोचें, जैसे हमने अभी क्लास के एग्जांपल में देखा कि अगर हम लॉजिकली सोचते इस चीज़ को कि जो मेजॉरिटी में सिर्फ उन्हें प्रेफरेंस देंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, हम दे सकते हैं, बट अगर हम देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ग्रुप बी वालों को इग्नोरेंस फील होती है। तो अगर हम उन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं ग्रुप बी को,
तो वहाँ पर उन लोगों को इग्नोर फील होगा और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होंगे। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो क्या मतलब है इसका, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी बिटवीन सोशल ग्रुप्स। एंड अगर हम मोरली सोचें, मोरली मतलब हमें अंदर से आवाज़ आती है ना एक, मोरली हमें कई बार चीज़ें गलत लगती है, मतलब अंतरात्मा जिसे बोलते हैं, तो वो होता है मोरल रीज़न, जो चीज़ मोरली करेक्ट है। रिफ्लेक्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या होती है, एक मतलब डेमोक्रेसी की जो आत्मा होती है उसको दिखाती है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है, कि हम मोरली सोचें कि ये चीज़ एथिकली हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, मतलब लॉजिक नहीं लगता है उसके अंदर कोई भी, सिर्फ हमें वो चीज़ अंदर से फील होती है कि ये चीज़ सही है एंड ये चीज़ गलत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर शेयरिंग। इसके बाद आ जाते हैं हमारी फर्स्ट केस स्टडी पर, जो कि है बेल्जियम की। बेल्जियम के अंदर सबसे पहले इसका एथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि वहाँ पर किस तरीके के लोग रहते थे, उनका जो डेटा था कि इतने परसेंट ये वाले लोग, इतने परसेंट ये वाले लोग, मतलब सेम उनका हिस्ट्री, सेम उनका कल्चर होता है, उस चीज़ को बोलते हैं एथनिक। तो सबसे पहले डच स्पीकिंग लोग कितने परसेंट थे? 59%। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम बताओ, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होता है इसका कंपोजिशन कि 59% डच स्पीकिंग पीपल थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे एंड 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा 59% डच हैं, तो दैट मीन्स ये लोग किस में है? मेजॉरिटी में है। एंड 40% फ्रेंच है, तो ये लोग माइनॉरिटी में लाई करते हैं। एंड ब्रुसेल्स क्या है? इनकी कैपिटल सिटी है। जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स के अंदर क्या था? फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे वो 80% थे, मतलब ये यहाँ पर क्या है? मेजॉरिटी में है। एंड डच स्पीकिंग पीपल थे माइनॉरिटी में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी कि डच स्पीकिंग पीपल कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में थे बट कैपिटल सिटी के अंदर माइनॉरिटी में थे। एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कंट्री में माइनॉरिटी में है एंड कैपिटल में ऑन द अदर हैंड मेजॉरिटी में है। तो अब बेल्जियम के अंदर एक प्रॉब्लम क्या अराइज हो गई कि डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटी क्रिएटेड टेंशन ओवर द शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। अब क्योंकि इनका एथनिक कंपोजिशन ऐसा था, कुछ लोग मेजॉरिटी में है, कुछ माइनॉरिटी में है, तो पावर को किस तरीके से शेयर किया जाए, किस तरीके से कंट्री को चलाया जाए, ये इनके सामने एक चैलेंज बन गया था। तो आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया, हाउ डिड बेल्जियम शेयर पावर, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुई और पीसफुली एकदम ऐसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनकी कंट्री में रही। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इक्वल मिनिस्टर्स। इन्होंने क्या किया कि जो भी मिनिस्टर्स होंगे कंट्री में, जो भी पार्लियामेंट वगैरह बनेगी उसमें जितने भी मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे। डच के भी उतने ही मिनिस्टर होंगे एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के भी इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, जिससे क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर एट द सेंटर। तो डच वाले डच के बारे में सोचेंगे एंड फ्रेंच वाले फ्रेंच के बारे में सोचेंगे, तो मतलब दोनों को ही यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है शेयर्ड पावर्स। पावर शेयर्ड विद रीजनल गवर्नमेंट्स। रीजनल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तो सेंटर के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट में क्या किया कि इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, और दूसरा इन्होंने क्या किया? पावर को शेयर किया रीजनल गवर्नमेंट के साथ भी। ठीक है, जैसे अगर सेंटर में है तो इन्होंने स्टेट के अंदर भी पावर को शेयर किया, जैसे कि हमारी कंट्री में क्या है, सेंट्रल के पास पावर है और वो स्टेट के साथ भी पावर्स को शेयर करते हैं, ऐसे ही इन्होंने भी किया। तो ब्रुसेल्स बैलेंस, ब्रुसेल्स क्या था? कैपिटल सिटी था एंड कंट्री के अपोजिट था उसमें सिस्टम, राइट, कि डच जो थे उसमें बेल्जियम के अंदर क्या थे? डच मेजॉरिटी में थे एंड ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे, एंड सेम विद द फ्रेंच। तो क्या था? इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ कम्युनिटीज इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर भी इन्होंने क्या किया कि दोनों ही कम्युनिटी, फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल की जो कम्युनिटी थी, इनको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। फोर्थ वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन लोगों ने बना दी कि एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय ईच लैंग्वेज ग्रुप। तो एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी इन लोगों ने कि डच की अलग है, फ्रेंच की अलग है, और दोनों उस चीज़ में वोट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कॉम्प्रोमाइज़। इन्होंने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज़ किया था। तो हमें दिख रहा है ना, तो ये भी तो ऐसे कर सकते थे कि मेजॉरिटी में अगर डच है तो सिर्फ डच की ही बातें सुनी जाए, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाए, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया,
मेजर डिसीजन रिक्वायर एग्रीमेंट बिटवीन बोथ कम्युनिटीज़। तो कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, तो वो दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में सोच कर ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मेजॉरिटी में है तो सिर्फ उन्हें ही प्रेफरेंस दी जाए। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? अकोमोडेशन का क्या मतलब है कि पावर को इन लोगों ने शेयर किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस तरीके से मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े नहीं किए। एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, तो उससे क्या रिजल्ट मिला इनको? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कंट्री के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुए, एकदम ऐसी स्टेबिलिटी, एकदम ऐसे आराम से ये लोग रहे। सो नेक्स्ट वन इज श्रीलंका, अ स्टोरी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कैसा था? जैसे हमने बेल्जियम का देखा वैसे ही इनका कैसा था? सिन्हाला लोग थे 74%, तमिल स्पीकिंग पीपल थे 18%, जिसमें से 13% जो थे वो थे श्रीलंकन तमिल्स एंड 5% थे इंडियन तमिल्स कौन से थे भाई? ब्रिटिशर्स के टाइम पर ब्रिटिशर्स कुछ लोगों को उधर श्रीलंका में लेकर गए थे काम वगैरह करने के लिए एज ए पीजेंट्स। तो जो उनके आगे बच्चे वगैरह थे वो है इंडियन तमिल्स, एंड श्रीलंकन तमिल्स जो वहीं के नेटिव्स हैं, उनके जो फोर फादर्स हैं वो वहीं के रहने वाले हैं। एंड 8% अदर्स थे। तो जो सिन्हाला लोग थे ये किसको मानते थे? बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे ये। एंड इसमें अदर में क्या आ जाते थे? हिंदूज, मुस्लिम, ये सारे अदर्स के अंदर आ जाते थे। तो एथनिक कंपोजिशन हमने देखा 74% सिन्हालाज, 18% तमिल स्पीकिंग, जिसमें से 12% श्रीलंकन तमिल्स, 5% इंडियन तमिल्स एंड अदर्स में 8% थे। एंड बुद्धिज़्म को कौन फॉलो करता था? सिन्हाला लोग, एंड बाकी के जो थे वो हिंदू मुस्लिम थे। तो ये आप हिंदू मुस्लिम इससे भी याद रख सकते हो, तो कि इंडिया के तमिल्स जो थे इंडिया के अंदर काफ़ी हैं, तो यहाँ पर कौन है ज़्यादा? हिंदू मुस्लिम ही तो है। तो आप इस चीज़ से इसको रिमाइंड कर सकते हो। एंड सिन्हालाज का कौन सा था रिलीजन? बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हालाज वर इन मेजॉरिटी। एंड माइनॉरिटी में कौन दिखाई दे रहा है? तमिल्स वर इन माइनॉरिटी। अब श्रीलंका के लोग जो थे ये बड़े चालाक थे। इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग सिन्हालाज हैं तो हम लोग तो मेजॉरिटी में हैं, और ये तमिल वाले तो बिल्कुल छोटे छोटे पिद्दू से हैं, तो क्या ही कर लेंगे, तो सिर्फ हम मेजॉरिटी वालों के बारे में सोचते हैं, सारी चीज़ें इन्हीं के लिए करते हैं, तो बढ़िया हमारा सिस्टम चलेगा। माइनॉरिटी वालों का क्या है, थोड़े से तो लोग हैं, क्या ही कर लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, होता कुछ इसका उल्टा ही है। तो देखते हैं क्या होता है। मेजॉरिटी कम्युनिटी फॉलो मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है कि सिर्फ मेजॉरिटी को ही प्रेफरेंस दी गई। मेजॉरिटी कौन है यहाँ पर? सिन्हालाज। तो 1956 के अंदर ये लोग क्या कर देते हैं? सिन्हाला ओनली एक्ट को रिलीज कर देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिन्हाला ही लैंग्वेज बोली जाएगी। सिन्हाला बिकम द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इस वजह से? तो हमारी जो इंडिया कंट्री है यहाँ पर भी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट हिंदी के अलावा भी 22 और लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वापस चलते हैं श्रीलंका पर। श्रीलंका में अदर क्या स्टेप? पहला स्टेप तो ये लिया गया कि 1956 के अंदर सिन्हाला ओनली एक्ट लेकर आ जाते हैं सिन्हाला के लोग, एंड सिन्हाला को एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। अदर मेजर्स क्या थे? प्रेफरेंस टू सिन्हाला अप्रोच इन सिन्हाला एप्लीकेशंस इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। तो सिन्हाला जो पीपल थे इनको यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलने लग गई। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सीट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के लिए जो सीट्स होती हैं, पहले तो सिन्हालास को ही प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कोई एक आधी सीट बच जाती है तो तमिल्स को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू बुद्धिज़्म। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको प्रेफरेंस दी? बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म किनका था? सिन्हालास का था। तो ऑब्वियसली मेजॉरिटेरियनिज्म है तो सिन्हालास को ही प्रेफरेंस मिलेगी, तो बुद्धिज़्म को ही ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे।
तो ये सारी चीज़ें जो थी ये श्रीलंका में सिन्हाला पीपल ने की, कि सिन्हाला को ही प्रेफरेंस दी हर चीज़ के अंदर, तमिल्स को इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया बेचारों को। तो इसका रिजल्ट, परिणाम क्या होता है? अब ऑब्वियसली बात है, आप खुद सोचो कि आपको कुछ भी मिल ही नहीं रहा, आपको बिल्कुल ही इग्नोर करें। आपका यार फ्रेंड सर्कल में भी होता है ऐसे, जैसे 5 लोग हैं, 5 में से सिर्फ 2 ही लोग सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, आपसे कभी पूछते नहीं है कि आपको बस ब्लाइंडली उनको फॉलो करना है, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको जेलसी होती है, इग्नोरेंस फील होती है, गुस्सा आता है, राइट। और वो गुस्सा एक दिन ऐसे फूटता है कि सारा आपका ग्रुप बिखर जाता है। तो ऐसा ही कुछ श्रीलंका के अंदर होता है। इनका रिजल्ट क्या होता है? तमिल कम्युनिटी फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तमिल के जो लोग होते हैं इनको डिस्क्रिमिनेशन फील होता है एक दिन आकर। पहले तो ठीक है चल रहा था कुछ टाइम तक, बट एक टाइम पर आके इनका गुस्सा फूटता है, इनको डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी इंक्रीज्ड। ये लोग डिमांड्स करनी स्टार्ट कर देते हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर सिन्हालास को प्रेफरेंस मिल रही है, वैसे ही तमिल के लोगों को भी मिलनी चाहिए। तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, और ऑटोनॉमी की इन लोगों ने डिमांड की। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली लेड टू प्रोलॉन्ग सिविल वॉर। तो जो इनका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिविल वॉर के अंदर। ठीक है, पहले तो इनका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि सिन्हाला वर्सेस तमिल्स, बट वो जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे एक सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिविल वॉर क्या होती है? जब कंट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। ठीक है, सो एक चीज़ इन्होंने और की थी, तमिल एलम की डिमांड की थी। तमिल एलम, जैसे हम कंट्री बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे कंट्री का मतलब है एलम। तो इन्होंने एक तमिल एलम की डिमांड की थी, हमारी एक सेपरेट कंट्री बना दो। तो ये हमने रिजल्ट देखा यहाँ पर क्या हुआ। तो एक बार बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका देख लेते हैं। बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया, और उनके क्या क्या रिजल्ट, परिणाम निकल कर आते हैं। तो बेल्जियम ने क्या किया था? अकोमोडेशन, पावर को शेयर किया था, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में। डच, कौन कौन थे यहाँ पर? डच एंड फ्रेंच। तो कोई भेदभाव नहीं किया, बेचारे सियाने थे, तो इन्होंने क्या किया? पावर को शेयर किया कि हाँ लड़ाई झगड़ा ना हो। सेकंड, शेयर्ड पावर। ठीक है, पावर को शेयर किया। एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिस्पेक्टेड। इन्होंने माइनॉरिटी मतलब कि फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो कंट्री के अंदर क्या थे? माइनॉरिटी में थे, तो माइनॉरिटी वालों की इन लोगों ने रिस्पेक्ट की। कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने एक दूसरे के साथ, कोऑपरेट किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। इन सब का रिजल्ट क्या निकल के आया कि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम श्रीलंका के बारे में देखें तो श्रीलंका ने क्या किया था? ज़्यादा बन रहे थे, ज़्यादा चालाक बन रहे थे सिन्हालास। तो इन्होंने क्या यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया? मेजॉरिटेरियनिज्म। सिन्हाला ओनली एक्ट लेकर आते हैं 1956 में। सिन्हालास को ही गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस दी जा रही थी, और तमिल्स को क्या कर दिया इन्होंने? बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया बेचारों को। तो तमिल को इग्नोरेंस फील होने लगी, उनका गुस्सा एक दिन ऐसे फूट के आता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे ये लोग? मेजॉरिटी डोमिनेशन कर रहे थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे थे, और कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं उस वजह से, एंड सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर बन जाती है। सो बेल्जियम में क्या था? पावर शेयर हो रही थी। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में पावर को शेयर किया जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। और श्रीलंका ने क्या किया? एक ही जगह पर पावर को कॉन्सेंट्रेट करके रख दिया सिन्हालास के पास, पावर को कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट राइज हुए एंड उसका रिजल्ट निकल कर आया सिविल वॉर। तो ये सारा हमने दोनों कंट्रीज़ के केस स्टडीज़ में देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। तो हम लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी 4 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर क्या होती है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक ही लेवल पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कि इनका फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। यहाँ पर लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनकी पावर में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पावर कम है, किसी के पास पावर ज़्यादा है, सभी के पास अलग अलग इनकी पावर डिवाइडेड है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? सेम लेवल पर होती है पावर। सबसे पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आ जाते हैं? हमारे मिनिस्टर, एमपीज़, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। एंड एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? पुलिस,
IAS IPS ये लोग आ जाते हैं। जुडिशरी में जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सारे आते हैं। तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, लॉज बनते हैं। एग्जीक्यूटिव, पुलिस और IAS इन लोगों का क्या काम होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, देखना कि सही तरीके से काम चल रहा है नहीं चल रहा है कंट्री के अंदर। एंड जुडिशरी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करते हैं, ये लोग देखते हैं, इनके पास केसेस आते हैं कि कंट्री में सही तरीके से सब हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन रहता है, जो हर लेवल है वो एक दूसरे को चेक करता रहता है। तो ईच ब्रांच चेक्स एंड बैलेंस द अदर्स। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। यहाँ पर वर्टिकली पावर डिवाइड हो रही है, ऊपर से नीचे तक पावर आ रही है। पावर शेयर्ड अमंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सबसे ऊपर कौन सा लेवल होता है, सेंट्रल, देन स्टेट एंड देन लास्ट वन इज लोकल। तो यहाँ पर पावर क्या हो रही है, सेंट्रल से स्टेट तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक ही लेवल पर पावर जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो अलग अलग लेवल पर जो है पावर शेयर हो रही है। वहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या था, सेम लेवल पर था, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली पावर डिवाइडेड थी। एंड यहाँ पर वर्टिकली हो रही है, मतलब लेवल जो है इनके अलग अलग है। सेंट्रल में, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है, देन स्टेट के पास, एंड लास्ट में लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। थर्ड वन इज अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब है, यहाँ पर अलग अलग सोशल ग्रुप्स बने होते हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कुछ लोग अपर कास्ट के हैं, कुछ लोअर कास्ट के हैं, अलग अलग रिलीजन बने हुए हैं। तो पावर शेयर्ड अमंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, जो अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, अलग अलग हमारे कंट्री के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उनके बीच में पावर को शेयर करना उसे बोलते हैं सोशल ग्रुप में। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होती है, रिजर्वेशन होती है, जो भी माइनॉरिटी के अंदर लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलती है, जैसे SC ST या ट्राइबल पीपल हो गए, उन्हें रिजर्वेशन मिलती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स। अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला तो पॉलिटिकल पार्टीज, इसको अलग स्लाइड पर देखते हैं। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर किस तरीके से शेयर होती है, तो एक एग्जांपल देखो, जैसे 4 पार्टीज़ हैं, एक को 30 वोट्स मिले हैं, दूसरी को 20 एंड तीसरी को 10, एक को 40 मिल गए, ठीक है। अब मेजॉरिटी अगर इनको चाहिए थी तो इनके पास एटलीस्ट 51 वोट्स होने चाहिए थे, राइट। किसी के पास भी नहीं है तो मेजॉरिटी बनी नहीं है, तो पावर कैसे बनेगी, ये लोग कोलिजन बनाएंगे। जैसे पार्टी A और पार्टी D जो है ये इकट्ठी आ जाती है एक साथ, तो अब इनके पास कितने वोट्स हो गए, 70 हो गए, मेजॉरिटी बन गई इन लोगों की। तो जो पार्टी इस तरीके से बनती है उसे हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट। अब जैसे कि हमने देखा कि 2 पार्टीज इकट्ठी आई हैं, तो एक पार्टीज अपनी मर्जी से, एक पार्टी जो है वो अपनी मर्जी से रूल रेगुलेशन या अपनी मर्जी से देश को नहीं चला सकती है। अब दोनों की ही बात जो है वो सुननी पड़ेगी। अगर एक पार्टी ही मेजॉरिटी बना लेती तो वो अपनी मर्जी से सरकार चला सकती थी जैसे उसकी इच्छा हो, बट अब जैसे कि कोलिजन गवर्नमेंट आई है तो दोनों ही पार्टीज़ की सहमति होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो इस तरीके से शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर पावर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट इसमें हो जाता है प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप किस तरीके से काम करते हैं, ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप्स क्या ट्राई करते हैं, ये लोग गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस या पॉलिसीज़ बनाती है उसको इन्फ्लुएंस, उसको चेंज करने की, मतलब उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। प्रेशर से ही नाम से समझ आ रहा है ना कि गवर्नमेंट के ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ट्रेड यूनियंस
एंड थर्ड वन इज बिजनेस एसोसिएशंस एट्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो कि ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने डिसीजन या पॉलिसीज़ को चेंज करे। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज पॉपुलर मूवमेंट्स। हर देश के अंदर अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स किए जाते हैं, राइट। तो मूवमेंट्स का भी मोटिव क्या होता है? दे डिमांड चेंज। कोई चीज़ गलत हो रही होती है तो उसको सही करने के लिए ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज लेकर आया जाए। तो बेसिकली यही मूवमेंट्स का मोटिव होता है कि कुछ ना कुछ चेंज के लिए ये लोग डिमांड करते हैं। किस किस तरीके से करते हैं? कौन लोग करते हैं ये डिमांड? ऑर्डिनरी पीपल, जो आम नागरिक होते हैं देश के, वो लोग मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं? डिमांड करते हैं चेंज की। तो मूवमेंट किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं? मूवमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को लेकर हो सकते हैं, लैंड एंड फॉरेस्ट, राइट्स एंड सोशल इश्यूज। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये लोग मूवमेंट करते हैं। एंड एक काफ़ी फेमस मूवमेंट भी है जिसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, चिपको मूवमेंट। ज्योग्राफी के अंदर में भी आपने पढ़ा हो, अगर आपने ये चैप्टर कवर कर रखा है तो काफ़ी फेमस मूवमेंट है चिपको मूवमेंट। वो आप इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हो। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा था पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। अलग अलग लेवल्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रुप्स में डिवाइडेड पावर को जो है वो डिवाइड करना, शेयर करना। ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है? हमने पीछे देखा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में। ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट के हॉरिजॉन्टल लेवल में, जो हमने देखा था, राइट। हॉरिजॉन्टल में क्या था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड सेकेंड वन इज लेवल्स। लेवल सबके निकलेंगे हैं। लेवल्स में क्या क्या था? वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल में क्या आ जाता है? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और क्या देखा था हमने डेफिनेशन के अंदर? पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो हमने देख लिया। एंड सोशल ग्रुप के अंदर पावर को शेयर किया जाता है। मोरल रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? लॉजिकली पावर को शेयर करना, एक लॉजिकल रीज़न से सोचना। मोरल का रीज़न जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़, राइट। मे बी मेरी स्पेलिंग रॉन्ग है अंतरात्मा की, माफ़ कर देना। ओके, सो इसके बाद हमने क्या देखा था? बेल्जियम की केस स्टडी देखी कि किस तरह से उन्होंने अकोमोडेशन को फॉलो किया, राइट, और पावर को शेयर किया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुए उनकी कंट्री में। सेकंड हमने एग्जांपल देखा था श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या किया था उन लोगों ने? मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया। मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करने की वजह से उनकी कंट्री के अंदर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं और कंट्री के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग डिस्कस किया था। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या क्या पॉइंट्स थे इसके। पहला पॉइंट था डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेवल्स क्या थे? वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल में क्या क्या आ जाता है? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेकंड पॉइंट, ऑर्गन्स में पावर को शेयर करना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या था? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ जाता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। थर्ड पॉइंट क्या था? सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर करना, जिसमें हमने रिजर्वेशन की बात की थी। फोर्थ पॉइंट क्या था? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉपुलर मूवमेंट्स, जिसमें मैंने आपको चिपको आंदोलन एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।